हेलो एवरीवन, मैं अमित टॉपर्स कॉस एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। तो बेटा हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ इस सीरीज के। और बेटा इस सीरीज में हम वो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपका एसएससी सीजीएल 2024 के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो एक और 25 क्वेश्चन का सेट, और उस सेट से हम यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को चेक करेंगे, देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके 25 में से ठीक होते हैं। जितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं वो आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ आपका शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ओजोन लेयर O3 जो होता है, O3 का लेविस स्ट्रक्चर क्या होता है ना। ये जो O3 जिसे हम ओजोन बोलते हैं उसका लेविस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ऑलमोस्ट शायद आपको ये पता होगा, नहीं पता होगा तो बेटा ये केमिस्ट्री के डीप क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आप सिर्फ याद रख सकते हो, इन क्वेश्चंस को आप बहुत ज्यादा समझने का नहीं होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर डी वाला बना हुआ है ना, ये डी वाला जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इसका सही आंसर होगा, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड इन 2000, है ना। नागालैंड सरकार ने इस त्योहार को सन 2000 में शुरू किया। एनकरेज इंटरेक्शन अमंग द ट्राइब्स एंड प्रमोट द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ द स्टेट, है ना। क्यों शुरू किया? ताकि आपस में जो जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं, वो आपस में क्या करें, कोलैबोरेट करें, आपस में इंटरेक्ट करें, उनकी बातचीत वगैरह हो, और नागालैंड का जो आपका कल्चर है उसे प्रिजर्व किया जाए, उसे बढ़ावा दिया जाए। उसके लिए त्योहार नागालैंड की सरकार ने शुरू किया था। तो बेटा पूछा जाता है कि आपका कौन सा त्योहार है। याद रखना, नागालैंड का एक बहुत फेमस फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, है ना। हॉर्नबिल त्योहार जो है वो आपका सबसे फेमस फेस्टिवल है नागालैंड की तरफ का, जो नागालैंड सरकार ने सन 2000 में शुरू किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन डी, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इन दिसंबर 2021 सुप्रीम कोर्ट सस्पेंडेड ओबीसी कोटा फ्रॉम द लोकल बॉडी इलेक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सुप्रीम कोर्ट ने कौन से राज्य में लोकल बॉडी इलेक्शंस में जो ओबीसी कोटा था वो आपका मना कर दिया, खत्म कर दिया, कौन से राज्यों की बात कर रहे हैं। तो बेटा ये जो कोटा खत्म हुआ ना, ये एम स्क्वायर से याद रखना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। वैसे तो ये पुराना क्वेश्चन है, इसके रिपीट होने की चांसेस नहीं है, बट फिर भी अगर आप इसका आंसर देखोगे तो इसका आंसर क्या होगा, एम स्क्वायर, यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच फेस्टिवल गरबा इज परफॉर्म्ड। कौन से त्योहार के दौरान गरबा जो है वो आपका खेला जाता है। गरबा एक डांस फॉर्म होता है, हम बोलते हैं गरबा खेलना, है ना। तो गरबा जो है वो आपका कौन से त्योहार के दौरान आपका परफॉर्म किया जाता है। एक डांडिया होता है, एक गरबा होता है। तो ये जो आपके होते हैं ये कब होते हैं, ये नवरात्रि के टाइम पे होते हैं, है ना। ये जो होता है नवरात्रि, नवरात्रि आपने सुना होगा, उसके टाइम पे होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, नवरात्रि इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपका चलते हैं। अगला क्वेश्चन, फर्न, हॉर्स टेल एंड लाइकोफाइट्स, ये आपका कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बायो का क्वेश्चन है, समझने का कुछ भी नहीं है। तो ये जो है वो आपका कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये आपका बिलोंग करते हैं टेरिडोफाइट्स से, है ना। टेरिडोफाइटा से ये आपका बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यूपीएससी के बारे में करेक्ट है। हम देखो यहाँ पे पहली चीज क्या देखते हैं, करेक्ट, है ना। हमसे पूछ रहा है कि करेक्ट या इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट किसके बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। मैंने आपको कई बार बताया होगा कि यूपीएससी जो आता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल किस में आता है, 315 में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट की अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में आता है आपका यूपीएससी। ठीक है, चलो अब कौन सा स्टेटमेंट यूपीएससी के बारे में सही है उसके बारे में ये आपसे पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक रेगुलेशंस एज द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ कमीशन। बोल रहा है कि आपका यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं, मेंबर जो होते हैं, उसका जो अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष जो होता है, उनके लिए
पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया जा सकता है उसकी सर्विस कंडीशन से रिलेटेड। उनकी क्या है आपका कंडीशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड। बेटा ये चीज आपका सही नहीं है। ये चीज सही इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर पार्लियामेंट उनके लिए उनकी सर्विस कंडीशन से रिलेटेड अगर कानून बनाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाएंगी कि उनका इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगा। तो उनकी सर्विस कंडीशंस पहले से फिक्स होती हैं, उनमें पार्लियामेंट आपके चेंजेस वगैरह नहीं करेगी। ठीक है, और वो पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट को होती है, वो पार्लियामेंट को नहीं होती है। ठीक है, तो उनकी सर्विस कंडीशन या तो डिपार्टमेंट होता है ना, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनलीज एंड ट्रेनिंग करके होता है ना, डीपीआईटी करके जो होता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनलीज एंड ट्रेनिंग करके होता है, वो आपका चेंज करता है। या प्रेसिडेंट वगैरह के हाथ में पावर होती है, पार्लियामेंट के हाथ में ये पावर नहीं होती। नहीं तो हर गवर्नमेंट आएगी अपने हिसाब से चीज़ें चेंज करेगी, तो यहाँ पे जो आपका है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो है वो आपका गलत है। अब देखो मुझे सिर्फ इतनी ही कंडीशन बता थी ना, तो देखो इसमें ए दे रखा है, ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि करेक्ट वाला पूछा है। इसमें ए दे रखा है, ये नहीं हो सकता क्योंकि करेक्ट वाला पूछा है। इसमें ए दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि करेक्ट वाला पूछा है। अगर मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट पता था ना तो भी एलिमिनेट होके मेरे को आंसर आ गया। फिर भी मैं देख लेता हूँ कि क्या सेकंड और थर्ड ठीक है या गलत है। ठीक है, सेकंड में बोल रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, है ना, उसने बोला था कि आपका पब्लिक सर्विस कमीशंस बनेंगे फेडरेशन के लिए और प्रोविंसेस के लिए, राज्यों के लिए, केंद्रों के लिए आपका लोक सेवा आयोगों का गठन होगा, ऐसा भारत सरकार अधिनियम 1935 में बोला गया था। बिल्कुल सही है। इसी की वजह से आपका 1937 में 1937 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन होगा। ठीक है, चलो तो ये आपका बी वाला जो है वो सही है। तीसरा वाला क्या बोल रहा है, the Federal Public Service Commission came to be known as Union Public Service Commission by virtue of the clause 1 of Article 378 of Constitution 1950। बोल रहा है कि आपका जो फेडरल सर्विस कमीशन था, जो फेडरल सर्विस कमीशन मैंने अभी आपको बताया था कब बना था, ये आपका 1937 में। इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग इसका नाम बदलकर कर दिया गया। तो ये आपका संविधान के अनुच्छेद 378A1 के आपके तहत ये हुआ था। तो ये आपका सही है। वैसे भी हम ऑप्शंस तो आपका देख ही चुके थे कि आपका कौन सा सही है। आपका सही जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट विच ओलंपिक डिड इंडिया विन अ गोल्ड मेडल फॉर द फर्स्ट टाइम। बोल रहा है कि आपका कौन से ओलंपिक में भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें याद रखना। अगर हम बात करें मॉडर्न ओलंपिक्स की, तो मॉडर्न ओलंपिक्स शुरू होते हैं 1896 में। शुरू होते हैं आपके मॉडर्न ओलंपिक। मॉडर्न ओलंपिक्स जो शुरू होते हैं वो आपके कब शुरू होते हैं, 1896 में। ठीक है, 1900 में पेरिस ओलंपिक होते हैं, और ये पेरिस ओलंपिक थे जहां पे इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। अगर पूछा जाए भारत ने पहली बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कब किया, आंसर क्या होगा सर, 1900 में। पूछा जाए पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कब किया, आंसर क्या होगा, सन 1900 में। ठीक है, और यही 1900 वाला सन था जब इंडिया को पहली बार मेडल भी मिला था। पहला मेडल भी इंडिया को सन 1900 में ही मिल गया था, लेकिन वो गोल्ड मेडल नहीं था, वो आपका सिल्वर मेडल था। ठीक है, चलो अब आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पहला गोल्ड मेडल इंडिया को कब मिला। तो बेटा इंडिया को जो पहला गोल्ड मेडल था ना वो मिला था 1928 में। 1928 के जो ओलंपिक्स थे जो कहाँ हुए थे, एम्स्टर्डम में हुए थे, है ना। एम्स्टर्डम में आपका गोल्ड मेडल मिला था। गोल्ड मेडल, भारत का पहला गोल्ड मेडल जो मिला था 1928 एम्स्टर्डम में मिला था। जो कौन से खेल में मिला था, जो मिला था हॉकी में। जो कौन से खेल में मिला था, वो मिला था आपका हॉकी में। ये पहला भारत का गोल्ड मेडल है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला इंडिविजुअल गोल्ड, है ना, ये किस में था, टीम के इवेंट में था। पूछा जाए पहला व्यक्तिगत जो भारत में गोल्ड मेडल है ना, वो आपका कब और किसे मिला था, तो वो भी याद रखेंगे। वो मिला था आपका सन 2008 में, जो ओलंपिक्स थे, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा जी को, अभिनव बिंद्रा जी को मिला था
10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में आपका अभिनव बिंद्रा जी को मिला था 2008 में। ठीक है, और भी ओलंपिक से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए, जैसे आपका पिछले शिफ्ट में ही था कि ओलंपिक्स जो हैं उनमें पहली महिला जो पहलवान थी जिन्हें गोल्ड मेडल मिला था, आंसर क्या था? साक्षी मलिक जी थी। ठीक है, पहली महिला जिन्हें दो आपके मेडल मिले हैं ओलंपिक में, दो मेडल मतलब अलग अलग उसमें, है ना, वो मिले थे आपके पीवी सिंधु जी को। ठीक है, या फिर पहली महिला जिन्हें एक ही ओलंपिक में दो आपके मेडल मिले हैं, है ना, वो आपकी मनु करके हैं, जो आपका 2024 वाले पेरिस ओलंपिक में उन्हें मिले हैं। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आप याद रखोगे। तो आपसे पूछा गया कि भारत को पहला गोल्ड मेडल जो है वो ओलंपिक्स में कब मिला, आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था पहली बार। ठीक है, चलो बेटा यहाँ पे एक चीज और भी याद रखना, भारत ने अब तक 10 गोल्ड मेडल जीते हैं टोटल मिला के, सारे ओलंपिक्स में, सारे इवेंट्स में मिला के। भारत ने अब तक टोटल 40 मेडल जीते हैं सारे ओलंपिक्स में, सारे इवेंट्स मिला के। ठीक है, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, M2 is one of the measure of the money supply. M2 is the sum of M1 plus। M1 में हम क्या जोड़ देते हैं तो वो मिलके आपका M2 हो जाता है। तो आपको पता होगा M1 में जब पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट्स को जोड़ देते हैं तो वो मिलके आपका क्या हो जाता है? M2 हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अष्टा अष्टाध्याय। अष्टाध्याय जो ये आपकी किताब है जो पन्नी ने लिखी थी, वो किस से संबंधित है? तो बेटा अष्टाध्यायी जो किताब है वो संबंधित है आपका किससे? संस्कृत ग्रामर से। तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने आपका क्या किया? अवार्ड दिया था किसे? मठा बी मजम्मा जी को, है ना, मजम्मा जी को आपका अवार्ड दिया था। तो ये अवार्ड जो दिया था वो कौन सा पुरस्कार दिया था? भारत में चार आपके सिविल अवार्ड्स हैं, चार नागरिकता सम्मान है, नागरिक सम्मान है। पहला क्या है आपका? भारत रत्न। भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड क्या है? भारत रत्न। दूसरे नंबर पे आता है पद्म अवार्ड्स में पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण। और चौथे नंबर पे आता है पद्म श्री। तो ये भारत के चार सिविल अवार्ड्स हैं और इनका सीक्वेंस भी यही है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो बस आप याद रखना कि पद्म अवार्ड्स जो हैं उनमें सबसे बड़ा अवार्ड है जिसका नाम बड़ा है। नाम बड़ा क्या है? पद्म विभूषण का नाम बड़ा है। तो पद्म विभूषण पद्म अवार्ड में सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे नाम किसका बड़ा है? भूषण का, तो वो तीसरे नंबर पे आता है। उसके बाद पद्मश्री का छोटा नाम है तो वो सबसे कम पे आता है। और भारत रत्न सबको पता है सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, तो ये पद्म अवार्ड्स और भारत रत्न याद रखना, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं और ये शुरू हुए थे आपके 1954 में। ये जो अवार्ड शुरू हुए थे वो कब हुए थे? 1954 में ये आपके शुरू हुए थे पहली बार। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। चलो वापस आते हैं, रामनाथ कोविंद जी ने ये जो आपका मजम्मा जी जो है इन्हें जो अवार्ड दिया था वो दिया था आपका पद्म श्री। पद्म श्री। अच्छा, मजम्मा जी जो है वो आपके ट्रांसजेंडर हैं। इन्होंने आपका म्यूजिक डांस फॉर्म में आपका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके अलावा इन्होंने वेलफेयर्स के काम भी बहुत ज़्यादा किया, अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड लोगों को, गरीब लोगों को वेलफेयर या उनका बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किया, उन्हें बहुत ज़्यादा मदद करी है। ठीक है, इस वजह से उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया था आपका हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, Who among the following sports person was awarded the छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड? है ना, छत्तीसगढ़ की कौन सी स्पोर्ट्स पर्सन है जिसे छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड मिला था 2021 में? तो शायद पता होगा कि एक स्प्रिंटर है ना, भारत की एक स्प्रिंटर है जिनका नाम क्या है? दूती चंद्र। दूती चंद करके, है ना। ये दूती चंद जो है वो आपका इन्हें कई आपके मेडल्स भी इन्हें मिले हैं। काफ़ी तेज़ दौड़ती हैं, 100 मीटर स्प्रिंट इनका इवेंट है। और इन्हीं को आपका छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या दिया? वीरनी अवार्ड। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका
सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ह्यूमिडिटी, है ना। आर्द्रता क्या होती है बेटा, ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिड हो जाना। आपको पता है बरसात के टाइम पे, बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, कोस्ट के पास, तटों के पास ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, पानी आ जाता है हवा में। हवा में क्या आते हैं, वाटर वेपर्स जो होते हैं वो आ जाते हैं, और जितने वाटर वेपर ज़्यादा आएंगे उतनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब देखो ह्यूमिडिटी आपका क्या है, व्हेन वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर। जब हवा में वाटर वेपर, जल वाष्प जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, ह्यूमिडिटी बोल देते हैं। ठीक है, व्हेन वाटर वेपर ट्रांसफर इनटू द वाटर फ्रॉम द एयर, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। प्रेजेंस इन द वाटर, एयर वाटर में प्रेजेंट होगी वो ह्यूमिडिटी नहीं होती है। और व्हेन